Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed some approx 8 basic accounting terms like business transaction, then features of business transactions, assets, types of assets, right? In which we will cover current asset, fixed assets, tangible, intangible, operating assets, non-operating assets, and then we have done liability, right? Types of liability, fixed liabilities, current liabilities, capital, expenses, income, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियोस तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, देन पार्ट 2. ठीक है, नाउ वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट बेसिक टर्म्स फ्रॉम द नाइन्थ. ठीक है, नाइन्थ वन इज एक्सपेंडिचर. एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring asset, goods or services is called expenditure. देखो, जब भी आप किसी को कैश देते हो, ट्रांसफ़र करते हो अपनी प्रॉपर्टी, या आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स या फिर सर्विसेज. जब आप एसेट को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, गुड्स को एक्वायर करने के लिए या फिर कोई सर्विस लेने के लिए, जब आप अपने कैश को ट्रांसफ़र करते हो, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हो या फिर अपनी लाइबिलिटी बनवाते हो, दैट विल कॉल्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है, एक्सपेंस हमने ना लास्ट टाइम एक वर्ड किया था, देखो एक्सपेंस. एक्सपेंस क्या होता है? जब आपने गुड्स को प्रोड्यूस करना है और जब उसे सेल करना है, ठीक है, उस टाइम जो खर्चा अक्कर होता है आपका, कॉस्ट आती है. लेकिन एक्सपेंडिचर की जब हम बात करें तो एक ऐसा खर्चा है जो कि आप करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, राइट. इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसीट ऑफ अ बेनिफिट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर. देखो, कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि आप फ्यूचर में उस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाह रहे हो. ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर. Expenditure may be classified into two categories. First one is capital expenditure and the second one is revenue expenditure. Capital expenditure. Any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset. कोई भी खर्चा जो कि हम कर रहे हैं so that we can acquire or increase the value of our fixed asset is termed as capital expenditure. कोई भी ऐसा खर्चा जो आप कर रहे हो अपने फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा. आपने कोई स्पेंड करा अमाउंट, क्यों करा है? ताकि आप या तो परचेज कर सको या इरेक्शन कर सको, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस कर पाओ अपने बिल्डिंग की, प्लांट की, फर्नीचर, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. ठीक है, इनको परचेज करने के लिए या फिर अगर आप कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं ताकि इनकी वैल्यू इंक्रीज हो सके, तो वो एक्सपेंडिचर आपका पर्टिकुलरली होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड. ये जो खर्चा आप आज करोगे ना, इसका मिलने वाला बेनिफिट आपको लंबे समय तक होगा. ठीक है. सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Any expenditure, the full benefit of which is received during one accounting period, is termed as revenue expenditure. देखो, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका आपको बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलेगा, लॉन्ग पीरियड में मिलता है. ठीक है, तो रेवेन्यू उसका रिवर्स होगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे मिलने वाला आपको बेनिफिट है वो आपको विद इन 1 ईयर ही मिल जाएगा अकाउंटिंग पीरियड के. ठीक है, The revenue expenditure are debited to trading and profit and loss account. हमारा एक अकाउंट बनते हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बोलते हैं हम. उसमें आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में शो करना होता है. ठीक है. Such expenditure does not result in an increase in the earning capacity of the business, but only helps in maintaining the existing earning capacity. इस टाइप के जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, ये आपकी प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, लेकिन आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी
एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू। आई थिंक रेवेन्यू हमने किया भी है लास्ट में, ठीक है ना, एक छोटा सा मीनिंग किया था हमने। देखो फिर देख लेते हैं एक बार। इट मीन्स इनकम रिकरिंग और रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। कोई भी ऐसी इनकम जो आपकी रेगुलर नेचर की है। अब ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपको रिसीव हुई वो आपकी इनकम नहीं होगी, ठीक है। एक चीज़ से आपको मिलने वाली इनकम रेगुलरली मिल रही है। सपोज आपने अपनी लैंड रेंट पे दे रखी है, तो हर मंथ आपके पास रेंट रिसीव होगा, ठीक है ना, तो वो आपके रेवेन्यू है। सपोज आपको कमीशन मिल रही है रेगुलर बेसिस पे, दैट विल बी योर इनकम, ठीक है। रेवेन्यू इज रिलेटेड विद द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड शुड बी इन रेगुलर नेचर। फॉर एग्जाम्पल रिसीट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट गुड्स। देखो गुड्स क्या होता है, हम जनरली हम यूज कर रहे हैं ना वर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स है क्या एक्चुअली? इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड। देखो गुड्स क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज, ऐसी हर वो चीज जो आप परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ठीक है, या फिर जो हेल्प करती है, जिसको आप यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसे आप यूज करते हैं और जिसे फ्यूचर में आप क्या करेंगे, सेल, वो होते हैं हमारे गुड्स, ठीक है। देखो जैसे आपने शुगर बनानी है तो आपने सबसे पहले परचेज क्या किया, शुगर केन। तो शुगर केन आपने क्यों परचेज किया है कि आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज शुगर, ठीक है। उससे फिर आप क्या करोगे, उसे रीसेल मार्केट में सेल ही तो करोगे। पहले आपने शुगर केन की फॉर्म में गुड्स परचेज करिए, उसे आपने कुछ प्रोसेसिंग की, प्रोड्यूस करा उससे फिनिश प्रोडक्ट्स, दैट इज शुगर। फिर उसे आप सेल कर दोगे मार्केट में, तो शुगर केन हमारा क्या हो जाएगा, गुड। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और टू एक्वायर एसेट्स। ऐसा कोई भी खर्चा जो आप करते हैं ताकि आप अपने गुड्स को बना सकें, उन्हें सेल कर सकें, सर्विसेज को, गुड्स को, या फिर किसी एसेट को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो आप खर्चा करते हैं, दैट विल बी योर कॉस्ट। नाउ व्हाट इज गेन? गेन क्या होता है? देखो इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज resulting from events or transactions which are incidental to business, such as sale of fixed assets, winning a court case or appreciation in the value of asset. देखो गेन क्या है? मॉनेटरी बेनिफिट होता है आपका, ठीक है। आपसे मॉनेटरी मनी की टर्म्स में जो आपको मिलने वाला बेनिफिट होता है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉफिट है, कोई एडवांटेज है। अब वो क्यों मिल रहा है आपको? फ्रॉम द इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स। आपने कुछ ऐसे इवेंट्स करे हैं जिसके कारण आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, या फिर ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं आपके बिजनेस में, रिलेटेड टू योर बिजनेस होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, गेन। लाइक आपने कोई अपना फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया, ठीक है, 10 लाख का परचेज किया था, 12 लाख में आपने सेल कर दिया, तो जो गैप है आपका 2 लाख का, दैट विल बी योर गेन, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट है आपका, ठीक है। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, आप उसे जीत गए हैं, विनिंग अ कोर्ट केस, तो आपको कुछ जो भी आपको रिसीव होगा आपका मॉनेटरी गेन हो गया वो, ठीक है। फिर होता है एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। आपने जब एसेट परचेज किया था तब उसकी वैल्यू, सपोज हम बोलते हैं 5 लाख रुपीज थी मार्केट में, ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू कुछ टाइम बाद देखो अप एंड डाउन चलती है, कुछ टाइम बाद आपकी उस एसेट की 5 लाख से बढ़ के 10 लाख वैल्यू होगी, एप्रिशिएट होगी ना, तो वो भी आपका क्या होता है, गेन होता है। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक हमने जनरली यूज करते हैं ना हम अपने डेली लाइफ में कि स्टॉक मेंटेन रखना है, गोडाउन्स में स्टॉक रखो, तो वो स्टॉक होता क्या है? द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखो स्टॉक क्या होता है?
हमारे गुड्स की वो वैल्यू होती है जो हमारे पास पड़ी है गोडाउन्स में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और वो अभी तक आपकी सेल नहीं हुई है, अनसोल्ड पड़ी है, ठीक है, उसे हम दे देते हैं नेम स्टॉक का। नेक्स्ट, परचेजेस। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। देखो, परचेजेस का मतलब क्या होता है? कुछ खरीदना। आप गुड्स को जब परचेज करते हो, बाय करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या फिर फॉर द यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड परचेजेस। और परचेजेस आपकी दोनों तरह की हो सकते हैं, या तो कैश, चाहे वो कैश की हैं चाहे वो क्रेडिट है, चाहे आप कैश देकर कुछ खरीद रहे हो या फिर आप उधार पे परचेज कर रहे हो, बोथ आर इंक्लूडेड इन योर परचेजेस। नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न। क्या होता है? देखो, जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आया, जो हमने डिमांड करी थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर कोई डिफेक्टिव पीस आ गए हैं, तो आप उसी प्रोडक्ट को अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हो। पहले आपने परचेज किया कोई सामान, आपको ड्यू टू सम रीज़न अच्छा नहीं लग रहा, डिफेक्ट्स है, डैमेज हो रखा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपने रिटर्न कर देना अगर सप्लायर को, उसे बोलते हैं आप परचेज रिटर्न। ठीक है, इसे आप रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हो। When purchased goods are returned to the suppliers, these are known as purchase returns. Such returns are also termed as return outwards. Next आता है आपके पास term sales. देखो, सेल का मतलब क्या होता है? The term sales is used only for the sales of those goods which are purchased for resale purposes. It also includes revenue from services provided to customers. एक और भी है, देखो, द टर्म सेल्स इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट। देखो, जनरली सेल का मतलब क्या होता है? आप कुछ बेच रहे हो सामान, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जो आपने कभी खरीदा था, हमने यहाँ पे बोला था ना, एक देखो लास्ट स्लाइड में परचेजेस में था, आई थिंक, हाँ, परचेजेस में देखो क्या है, यहाँ पे लिखा हो परचेज टर्म इज यूज फॉर बाइंग गुड्स फॉर द रीसेल पर्पस। तो रीसेल का मतलब क्या हुआ? उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके आप फ्यूचर में उसे बेच दोगे, तो बेचना ही सेल्स, ठीक है ना। और जो टर्म सेल्स है उसको आप कभी भी रिलेट नहीं करते हो फॉर द सेल ऑफ एसेट। अगर आपने कोई अपनी एसेट को सेल करा है तो उसे आप सेल नहीं बोलते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्लोथ डीलर सेल्स क्लोथ, it will be termed as sales. But if the same cloth dealer sell the old furniture or a typewriter, it will not be termed as a sales. देखो, एक क्लोथ डीलर है, कोई शॉपकीपर है जिसका क्लोथ्स का काम है, ठीक है, अगर वो कपड़ा बेचता है तो इट विल टर्म्ड एज अ सेल्स। लेकिन अगर वो अपने ही शॉप का फर्नीचर सेल कर दे, बेसिकली बिजनेस उसका क्या है? क्लोथ डीलर है वो, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना कोई ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहा है या कोई टाइपराइटर सेल कर रहा है तो आप उससे कभी भी सेल्स नहीं बोलोगे, ठीक है। अगेन देखो, वही बात आ गई, द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट वन इज सेल्स रिटर्न। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। जब आपने कोई सामान पहले सेल कर दिया, कस्टमर आपको अब रिटर्न करने आ रहे हैं गुड्स, मे बी उनको अच्छा नहीं लग रहा, सेम रीज़न हो सकता है, डिफेक्टिव है, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। पहले आपने अपने सामान को बेचा, अब कस्टमर्स आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज अ सेल्स रिटर्न, और इसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। हमारे पास रिटर्न वापस आ रहे हैं तो इनवर्ड होगा। जब हम परचेज रिटर्न कर रहे थे, हम वापस कर रहे थे, इट मीन्स वी आर रिटर्निंग, तो उसे बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, हमारे से सामान जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? वाउचर, ठीक है। वाउचर देखो क्या होता है, अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचर क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे सबसे पहले आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर पाते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लॉस। द टर्म लॉस कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग्स।
फर्स्टली इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स टोटल रेवेन्यूज। देखो लॉस आपको टू कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट क्या है, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कि बिजनेस का रिजल्ट कैसा है फॉर द पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस के रिजल्ट कैसे हैं। देखो जैसे कि अगर टोटल एक्सपेंसेस आपके टोटल रेवेन्यू से एक्सीड कर जाएंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, इट मीन्स यू आर एट द लॉस। खर्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं, आपकी इनकम नहीं हो रही है, तो आप लॉस पर हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ रेवेन्यूज आर ₹1,00,000 एंड एक्सपेंसेस आर ₹1,20,000, द लॉस विल बी ₹20,000। क्लियर है। अब सेकेंड कॉन्टेक्स्ट क्या है, इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। देखो फर्स्ट तो आपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कर दिया कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, इट मीन्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज एट लॉस। ठीक है। बट सेकेंड कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिसके अगेंस्ट आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं रिसीव हो रहा, तो उसे भी आप लॉस कहते हैं। सपोज आपकी कंपनी के अंदर थेफ्ट हो गया, चोरी होगी, एक्टिविटी तो हुई है ना कुछ, बट क्या उसको आप उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिला कुछ? नो, तो वो आपके लिए लॉस हो गया। कोई फायर लगी आपके गोडाउन्स में, सपोज आपका सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। अब एक्टिविटी तो देखो कुछ हुई है ना, बट वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो मैटर नहीं कर रहा, बट आपको बेनिफिट नहीं रिसीव हो रहा, तो इट मीन्स यू आर एट लॉस। ठीक है ना। इट मे बी नोटेड दैट लॉसेज डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस और लॉसेज दोनों ही डिफरेंट होते हैं। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यूज वेयर एज लॉसेज डू नॉट। देखो एक्सपेंस आप हमेशा तब करते हो जब आपको एक होप होती है कि हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट होंगे, लेकिन लॉसेस कभी भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट ऑफ एन एसेट इज अ लॉस बट इट्स डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। अगर कोई एसेट चोरी हो जाता है इट मीन्स वो लॉस हो गया, लेकिन अगर कोई एसेट डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो आपका एक्सपेंस होता है। 21st आपकी टर्म क्या है, प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट क्या होता है, सिंपल है, लॉस अगर क्लियर है तो प्रॉफिट भी क्लियर हो जाएगा अल्टीमेट, क्योंकि उसका जस्ट ऑपोजिट ही होता है। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस। देखो जब आपके टोटल रेवेन्यू ज्यादा होंगे किसके कंपैरेटिवली, टोटल एक्सपेंसेस के कंपैरेटिवली, ठीक है, आप उसे बोलते हो प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। देखो when your total revenue exceeds the total expenses of a business for an accounting period, it is termed as an profit. क्लियर है, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट टर्म है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज काइंड ऑफ रिबेट और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। जो आपको छूट दी जाती है, आपको रिबेट दिया जा रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है सेलर के द्वारा टू द बायर। एक सेलर अपने बायर को जब कोई रिबेट देता है, कोई अलाउंस देता है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है। अब डिस्काउंट भी आपका टू टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखो एक ओवरव्यू हम दे देती हूँ, मैं एक बार रीड हम करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आपके जो सेलर्स होते हैं ना अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं। अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए जब सेलर फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट प्रोवाइड करता है टू द बायर्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं ना ऑफ सीजन में कोई भी हमारे मॉल्स में, शॉप्स में 20% डिस्काउंट चल रहा है, 50% चल रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। सेलर चाहता है कि वो अपना स्टॉक क्लियर कर दे। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट का ये मतलब होता है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, क्विक पेमेंट्स करने के लिए, जब सेलर आपको ये बोलता है कि देखो सपोज आपने कोई लार्ज अमाउंट का कोई एसेट परचेज करना है, कोई 1 लाख का सपोज आपने कुछ भी परचेज करना है, तो अगर आपको सेलर बोले कि आप इमीडिएट पेमेंट करते हो अगर, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। क्विक पेमेंट करने के लिए जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलो आगे रीड करते हैं फटाफट। ट्रेड डिस्काउंट देखो क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट
when a discount is allowed by a seller to a customer at a fixed percentage on the list price or catalog price of the goods is called trade discount. Simple. It is not recorded in the books of account. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो क्या चीज़ है, आप ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी कहीं भी शो नहीं करते, डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना अगर वो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है. बट as it is deducted in the voice or cash memos itself from the gross value of goods. आपने क्या करना है, जो आपकी ग्रॉस वैल्यू होगी एसेट की उसमें से डायरेक्टली माइनस कर देना है, डिडक्ट कर देना है, बट कहीं भी शो नहीं करना अपने डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट. क्विक पेमेंट करने के लिए जब किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेलर अलाउज 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन अ वीक. अगर कोई सेलर आपको ये बोल देता है कि अगर आप विद इन अ वीक पेमेंट कर देते हैं, देन ही और शी विल अलाउ यू अ 2% डिस्काउंट, इट विल बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट. इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. आपने कैश डिस्काउंट को हमेशा रिकॉर्ड करना है, शो करना होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो उसे आप रिकॉर्ड नहीं करते, आप उसे डायरेक्टली ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स में से डिडक्ट कर देते हैं. ठीक है. आई होप यहाँ तक अब सब क्लियर हो गए. बेसिक जो आपकी टर्म्स थी जो हमने आगे यूज़ करनी है अकाउंट्स पढ़ने में, ठीक है, वो हमने सब क्लियर कर ली हैं. अगर स्टिल कोई डाउट होगा तो आप एक बार पूछ सकते हैं. देखो आज हमने कौन कौन से करे हैं. फर्स्ट किया हमने एक्सपेंडिचर. आज हमने 9th टर्म से स्टार्ट किया है, दैट इज एक्सपेंडिचर. ठीक है. फिर उसके 2 टाइप्स करे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देन 10th टर्म इज रेवेन्यू, गुड्स, कॉस्ट, गेन. फिर किया हमने स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वाउचर, लॉस, प्रॉफिट, डिस्काउंट. और डिस्काउंट हमने किए हैं 2 टाइप्स के, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.